ओके, तो अब तक हमने क्या देखा है, इनहेरिटेंस को देख लिया अच्छे से, ठीक है। ये भी समझ गए कि सुपर टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पे चाइल्ड क्लास हो, राइट। इस रिलेशनशिप वहाँ सेटिस्फाई होता है। हमने हैज़ रिलेशनशिप का केस भी देखा जहाँ हमने कहा कस्टमर हैज़ अ नंबर ऑफ अकाउंट्स और कस्टमर हैज़ अ अकाउंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर क्लास के अंदर अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल था जिसमें हमने कस्टमर के बारे में बात करी थी। उसमें कहा था कस्टमर का एक टेम्परेरी एड्रेस है और एक परमानेंट एड्रेस है, तो कस्टमर हैज़ टू एड्रेसेस। यहाँ भी हैज़ रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट कस्टमर क्लास के अंदर एड्रेसेस के बनेंगे, राइट, चाहे वो एड्रेस स्ट्रिंग क्लास का हो या यूजर डिफाइंड एड्रेस क्लास सेपरेटली हो, फाइन। तो जो अभी हमने जो इनहेरिटेंस का एप्लीकेशन देखा है, एनिमल एक जू एप्लीकेशन टाइप का बना करके छोटा सा, इसमें मोस्टली हमारा जो फोकस रहा है वो बिहेवियरल इनहेरिटेंस पे रहा है ना, कि बिहेवियर हमने डिफाइन कर दिया, यानी मेथड्स डिफाइन कर दिए। जब बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, मेथड, राइट, मेथड या फंक्शन जिसको आप कहते हैं, तो हमने कुछ मेथड डिफाइन कर दिए एनिमल क्लास के लिए, फॉर एग्जांपल ईट एंड मूव। नाउ वी क्रिएटेड द सब क्लासेस आउट ऑफ इट, और अदर वी से वी एक्सटेंड द काउ फ्रॉम एनिमल। इसका मतलब दो हो गया, एक तो ये हो गया कि काउ एनिमल क्लास से जो भी विजिबल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं उनको इनहेरिट कर रही है, साथ में कुछ अपने कोड लिख करके एक्सटेंड भी कर सकती है, ठीक है। इनफैक्ट ओवरराइड कर रही है, ये भी एक एक्सटेंशन ही है, ठीक है। फिर हमने फर्दर देखा कि जैसे कि ईट मेथड हो गया जो कि एक पैरामीटर ले रहा है, एनिमल क्लास में जो ईट मेथड था वो क्या था, विदाउट पैरामीटर था, तो ये क्या हो गया, इट्स एन एक्सटेंशन प्लस दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइप ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडेड मेथड है क्योंकि पैरामीटर चेंज हो जा रहा है, भले ही सब क्लास में हो रहा हो। तो ये सब चीज़ देखी हमने, लेकिन लेकिन हमारा जो जो एक हमने जो कंसेप्ट को फॉलो नहीं करा इस एग्जाम्पल के लिए, वी वांटेड टू मेक इट सिंपल, सो वी डिडंट फोकस मच ऑन द वे वी यूज टू डेवलप एन एप्लीकेशन, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, राइट। क्या तरीका था हमारा, कि सबसे पहले हम एंटिटीज को रिकॉग्नाइज करते थे, एंटिटीज को रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर क्या करते थे, हर एंटिटीज के प्रॉपर्टीज यानी डाटा को रिकॉग्नाइज करते थे, यानी फील्ड्स को रिकॉग्नाइज करते थे, फील्ड को रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करते थे, राइट, यानी बिहेवियर मतलब कौन से मेथड उन डाटा पे अप्लाई करेंगे। डाटा और मेथड दोनों मिलकर के क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, विद इन वन यूनिट ऑफ कोड, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते थे कोऑर्डिनेशन की, कि ये डिफरेंट जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, राइट। तो एग्जैक्टली अपोजिट टू द वे वी यूज टू डू इन प्रोसीजर लैंग्वेज, ठीक है, ठीक उसका रिवर्स प्रोसेस है हमारा। अब इस पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए एक छोटे से और एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें ये सारे कंसेप्ट देखेंगे, इंटरेस्ट भी देखेंगे, कंपोजिशन भी देखेंगे, ठीक है। और आपकी बार फोकस हमारा प्रॉपर्टीज पे रहेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट मेथोलॉजी पे रहेगा, और कुछ बातों का ख्याल रखना है जो कि आपके डेवलपमेंट के फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। वो बातें क्या हैं, कि देखिए नॉर्मली जब कंपनी में कोई एप्लीकेशन डेवलप होने के लिए आता है, ठीक है, या कोई भी आपका रिक्वायरमेंट आती है, तो रिक्वायरमेंट जब फर्स्ट फेज ऑफ रिक्वायरमेंट आती है तो जाहिर सी बात है वो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी एम्बिगुअस रहेगी, पूरी कंप्लीट नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब कस्टमर को भी उसने जो सोचा है कि मुझे क्या बनवाना है, बहुत क्लैरिटी नहीं होती है, और उसने आपको हायर इसीलिए किया है कि आप उन चीज़ों को निकाल करके एक वर्किंग चीज़ बनाए जो यूजफुल यूजफुल हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहले तो आपका जो कोड हो वो क्लीन कोड हो, इसका मतलब बहुत ही अच्छी तरह वर्बोज हो, ठीक है। उसको कोड को पढ़ करके कोई दूसरा डेवलपर जो है जो उसको उसको फर्दर मेंटेन कर रहा है, आपके बाद जो आया है उस प्रोजेक्ट में, वो उसको समझ सके कि आपने कोड में लिखा क्या है, ठीक है। तो कोड अच्छे से लिखा होना चाहिए, राइट। कोड खुद अपने आप में डॉक्यूमेंटेड भी हो। डॉक्यूमेंटेड होने का मतलब क्या है, कि नॉर्मली जो आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपका आपने पढ़ा होगा राइट फ्रॉम द स्क्रैच, वाटरफॉल मॉडल हो गया, ठीक है, या डिफरेंट एडिटिव मॉडल्स हो गए, तो इनमें एक चीज़ कभी क्या है कि नॉर्मली अगर वाटरफॉल मॉडल की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक रिक्वायरमेंट से शुरू करा, पूरी रिक्वायरमेंट आपने गैदर कर ली लास्ट तक, आप पूरी रिक्वायरमेंट पे आप चाह रहे हैं कि एसटीएम लेवल की क्लैरिटी मुझे मिल जाए, सब चीज़ हमको मिल जाए इन्फॉर्मेशन, फिर आप जाएंगे लो लेवल हाई लेवल डिज़ाइन पर,
फिर उसको जब कंप्लीट आपने हाई लेवल डिज़ाइन कर लिया, यानी क्या-क्या मॉड्यूल्स वगैरह होंगे उन सब की आपने बात कर ली, तब आप जाएँगे लो लेवल डिज़ाइन पर। लो लेवल डिज़ाइन का मतलब है क्या-क्या क्लासेस लगेंगी इसमें, क्लासेस में कौन से फील्ड्स होंगे, कौन से मेथड होंगे, मेथड आपने एम्प्टी छोड़ दिए, इम्प्लीमेंटेशन आप बाद में कर रहे हैं, तो ये लो लेवल डिज़ाइन हो गई, ठीक है। देखो डिज़ाइन की लेवल की कितने आप ग्रेनुलरिटी में जा रहे हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। जहाँ तक टाइम को सेव करते हुए और रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होते हुए कंफर्टेबली आप कर सकते हैं, वहाँ तक करो। सही गलत वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे आपका जो पर्पस होता है, कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर कोड को डिलीवर करना, वर्किंग कोड को, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएँगे यूनिट टेस्टिंग लिखेंगे। यूनिट टेस्टिंग वो कोड होता है, इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। तो अगर मैं एक कोड लिख रहा हूँ, तो एज़ अ जावा डेवलपर मैं इसके लिए कोड जो मुझे दिख रहा है, तो मुझे पता है कि ये कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करूँगा, यानी यूनिट टेस्ट लिखूँगा। इसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट, पढ़ा होगा आपने, राइट? यूनिट टेस्ट एक यूनिट को टेस्ट करने के लिए, चाहे वो यूनिट एक फंक्शन हो, चाहे वो यूनिट एक क्लास हो, ठीक है। उसको टेस्ट करने के लिए मैं कोड लिखूँगा अपने सैटिस्फैक्शन के लिए। अच्छा, उस कोड का बड़ा बड़ा पर्पस है उसका। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई मैं सैटिस्फाई हो जाऊँ, मेरा कोड काम कर रहा है। वो कोड आपके कोड के साथ इंटीग्रेट करता है रियल वर्किंग रिपॉजिटरी में, ठीक है। अब जब भी कोई भी किसी भी एप्लीकेशन के पार्ट में किसी भी फीचर को ऐड करेगा, तो वो भी अपना यूनिट टेस्ट के कोड के साथ फंक्शनल कोड को चेक इन करेगा, ठीक है। चेक इन करने का मतलब आपने कोड को डाला, ठीक है। जब आपने कोड को उसने कोड को डाला, अगर वो आपकी किसी फंक्शनैलिटी को ब्रेक करता होगा, तो आपके पॉसिबिलिटी है कि आपके लिखे यूनिट टेस्ट को वो ब्रेक कर देगा। तो जब कंसोल पे इंटीग्रेट होने के बाद इंटीग्रेशन के दौरान जो कंसोल पे प्रिंट होती हैं चीज़ें, कि ये कोड ऐसे कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, सारी चीज़ें फिर से रिकंपाइल हो रही हैं, वो चीज़ फाइल में भी जाती है, ठीक है। तो उसमें लिख करके रेड लाइन में आ जाएगा, ऑटोमेशन प्रोसेस होता है ये बेसिकली, टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं इसके लिए। लिख करके आ जाएगा कि फलाँ कोड आपका कंपाइल होने से फेल कर रहा है या फलाँ यूनिट टेस्ट फेल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे फ़ौरन का फ़ौरन क्या होगा, उसी नाइट मेल डेवलपर के पास चला जाएगा, भाई तुमने ये कोड चेक इन करा था और इस चेक इन होने की वजह से तुम्हारी फंक्शनैलिटी या किसी एप्लीकेशन में किसी और फंक्शनैलिटी में ये इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे कोड उसका ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने का मतलब प्रॉब्लम आ गई है, राइट? इसको तुम फिक्स करो, तब तुम इसको कंपेयर करोगे, उसको कंपेयर करोगे और चीज़ को फिक्स करोगे। सिमिलर टाइप की एक प्रॉब्लम और आती है जब आप इंडस्ट्री में जाएँगे तो आप देखेंगे कोड मर्ज करने की प्रॉब्लम। आप एक ही फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? पार्ट ऑफ द कोड कोई एक डेवलपर लिख रहा है, पार्ट ऑफ द कोड कोई दूसरा डेवलपर लिख रहा है, हो सकता है वो रिमोटली भी हो। उसने भी उसी क्लास के में कुछ कोड को इंसर्ट करा है, एक आध मेथड लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। आपने भी उसी कोड में, उसी क्लास में, उसी मतलब यूनिट में आपने भी अपने कोड को इंसर्ट कर दिया। अब क्या हो गया कि आपका कोड जो बाद वाला है, उसने उसकी किसी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर दिया, है ना? उसका कुछ कोड तो रह गया, कुछ कोड चला गया। अब ये होगी कोड मर्ज की प्रॉब्लम। बिहेवियर आपका कोड का चेंज हो गया है, तो कंपाइलेशन ही आपका वहाँ पे चांसेस है कि फेल कर जाए, अदरवाइज़ कोई ना कोई यूनिट टेस्ट आपकी फेल कर जाए। तो उस कंडीशन में भी आपके पास फौरन मेल आएगा जिससे बाद में चेक इन करा है कि भाई देखो ये प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसा ये एक नॉर्मल सी बात है, डेवलपर रात को अपने घर में लेट नाइट काम करके जाते हैं और रात में 1-2 बजे उनके पास रात में इंटीग्रेशन प्रोसेस पूरा चालू होता है, पूरा बिल्ड प्रोसेस चालू होता है, ठीक है? और उसके बाद उनके पास रात ही में मेल आ जाता है कि भाई सुबह-सुबह जो ऑफ़िस पहुँच के अपना मेल खोल के देख रहे हैं, तो मेल आके पड़ा हुआ है कि भाई आपके कोड ने फलाँ-फलाँ चीज़ को ब्रेक कर दिया है, इसको फिक्स करिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई क्राइम है, ठीक है? ऐसा होता है, बार-बार होना क्राइम है, ठीक है? बार-बार अगर हो रहा है तब फिर आपका फिर मैनेजर आप पे फिर करेगा भाई, आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि आप भाई ठीक से कोड को हर चीज़ को सोच समझ करके डेवलप नहीं कर रहे हो। नहीं, नहीं, मैं आपको कॉल कॉल कर दूँगा, आप एंट्री कर दीजिए। ठीक है, मैं कॉल कर दूँगा। ठीक है भाई? तो एक तो आपको जो कोड लिखना है उसमें क्लीन कोड लिखना है, ठीक है? कोड वर्बोस होना चाहिए, कोड खुद अपने आप में डॉक्यूमेंट हो, ये बहुत अच्छी बात है। यानी जब आपको फास्ट पेस में क्विकली डेवलप करना है, तो हर चीज़ का एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना डेवलपर पे ओवरबर्डन होता है। आपने सुना होगा अजाइल नाम, अजाइल इज़ अ डेवलपमेंट प्रोसेस जो पिछले 2 डिकेड से काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक? ऑलमोस्ट हर कंपनी अब फॉलो करती है इसको, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे-छोटे स्प्रिंट्स बनते हैं।
यानी छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे 2 to 3 वीक्स आइडियली कहा जाता है। उसमें कुछ सर्टेन फंक्शनैलिटीज चूज की जाती हैं, जो अगर हम कस्टमर को डेवलप करके दे दें तो वो डिप्लॉयमेंट में डाल के, यानी वर्किंग डिप्लॉयमेंट मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट में डाल करके अपने इस एप्लीकेशन से फायदा उठाना इमीडिएटली शुरू कर सकता है। ठीक है, तो बाकी फंक्शनलिटी हम डालते रहेंगे, कम से कम जितना डाला है उसका यूज तो करना वो शुरू करते। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। अच्छा, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन का जो जो चक्कर होता है ना, उसमें ये होता है कि एक तो आपने जो फंक्शनलिटी चूज की वो बड़े ही आपने इस तरह से चूज करी कि वो स्टेप बाय स्टेप हो, यानी उनमें डिपेंडेंसीज ना हो, जिनकी डिपेंडेंसी उनको पहले आपको इम्प्लीमेंट करना है, प्लस वो फंक्शनलिटी इंपॉर्टेंट हो। मतलब अगर आप उसको कर करके डेवलप करके पहले दे रहे हैं तो कस्टमर का काम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बेसिस पे आप चूज कर रहे हैं उसको। तो आपको बेसिकली कोड लेवल से लेकर के मैनेजर लेवल तक की सारी मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से एक आउटलाइन दे रहा हूँ इसका, लेकिन इम्पैक्ट सब पे होता है, डेवलपर पे भी होता है। ठीक है, अब फिर आपने एक चीज आपको बताई कि अगर डॉक्यूमेंटेशन है, अगर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होगा तो ओवरबर्डन होगा, छोटे छोटे स्प्रिंट आपके साइकिल्स बन रहे हैं, आइटरेशन हो रहे हैं, राइट। तो ये प्रेफर किया जाता है कि कोड अपने आप में ही डॉक्यूमेंटेड हो, यानी आप कमेंट्स वगैरह से कोड को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर रखे हो। इसीलिए बार बार जो आपको कहता हूँ ना, नाम दो, अगर वेरिएबल का, क्लास का, मेथड का, कोई भी नाम दो तो नाम खुद अपने आप में बता दे कि आप क्या करने वाले हैं इस मेथड, है ना। कोई वेग सा नाम नहीं हो जिससे कंफ्यूजन पैदा होता हो, है ना। तो ये सब चीजें जो है, आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, मेथड को डिक्लेयर करें, कैमल केस में ही करें। ठीक है, क्लास का नाम अपर लेटर से शुरू हो, अगर मल्टीपल वर्ड है तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसका पर्पस है आदमी एक नजर देख के ही समझ जाएगा, अच्छा ये क्लास का नाम है, ये मेथड का नाम है, या वेरिएबल का नाम है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो कोड अपने आप में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। प्लस एक चीज का जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये रखना होगा, आप अपनी रीयूजेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बना रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्लासेस बना रहे हैं आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट की बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो कि स्पेसिफिकेशन क्लास होती है, उसके बिना पर बनता है। तो पूरा का पूरा जब स्ट्रक्चर आप घर का डिजाइन करें, मतलब प्रोजेक्ट का डिजाइन करें, तो उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैक्सिमल मैक्सिमल वे में यूज कर पाए आप उसको। ठीक है, इससे आपका कोड भी छोटा होगा। छोटे कोड होने का मतलब डेवलपर को मेंटेन करने में कम कोड रीड करना पड़ेगा, सेंसेबल होगा। ठीक है, लॉजिकल होगा। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोड डेवलप कर रहे हैं तो आपका कोड एक्सटेंडेबल हो। ये सारी चीजें आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत सुनी होंगी, एक्सटेंडेबल हो। एक्सटेंडेबल होने का मतलब क्या है, इन नटशेल, कि आप जो कोड लिख रहे हैं आप ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम्स आपका कोड ऐसा हो कि उसमें नए फीचर अगर एक्सटेंड हो रहे हैं तो आपका कोड, एग्जिस्टिंग कोड रिकम्पाइल करने की जरूरत ना पड़े। रिकम्पाइल को ही बोलते हैं ब्रेक करना। ठीक है, जैसे एनिमल क्लास में हमने एग्जांपल लिया, एनिमल क्लास में हमने जो आपको मेथड दिखाया था जू क्लास के अंदर, देखो ये एनिमल का ये ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, राइट। ये लिस्ट पे काम कर रहा है, अरे लिस्ट या लिंक लिस्ट पे काम नहीं कर रहा है, दोनों को एक्सेप्ट करेगा। एनिमल में हर तरह के एनिमल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अभी हमारे पास एनिमल में काऊ है, लॉयन है, रैट है। कल को मैं एक और एनिमल से फॉर एग्जांपल कैट बना दूं, तो कल बनाऊंगा ना, फ्यूचर की बात है ना। लेकिन ये कोड तो हमारा उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए आज ही तैयार है ना, इस कोड में मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा ना। तो ये एक्सटेंडेबल कोड हुआ ना, फाइन। आप लेंगे उन्हीं बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को ही फाउंडेशन बनाएंगे, कुछ नई चीज नहीं कर रहे हैं आप। उन्हीं को फाउंडेशन बना करके आप कोड को ऐसे डेवलप करेंगे कि वो एक्सटेंडेबल रहे इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपको कोड ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो आप ब्रेक भी करेंगे, कोड को रिफैक्टर भी करेंगे। रिफैक्टर मतलब चेंज भी करेंगे जब आप देखेंगे कोड में बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है, रायता फैल गई, इसे कहते हैं, है ना। मतलब आपने कोड को लिखा है, अच्छा कोड नहीं लिखा है, बाद में समझ में आ रहा है यार क्या कोड लिखा हुआ है। तो जहां जहां आपको लगा है, जब इसमें होता क्या है कि जब सीनियर डेवलपर डेवलप करते हैं ना, वो कुछ ही कोड पे उनको आया काम करने के लिए, कुछ मॉडिफिकेशन आया, उन्होंने करना शुरू किया, उसी वक्त उनको दिखा कि भाई कुछ कोड हमारे ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से नहीं लिखे हैं, प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एनिमल की जगह कैट यूज कर रखा होता, तो मैं क्या करूंगा, एनिमल क्लास बना करके उसका सब चाइल्ड बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो कोड को मैं ऐसा बनाऊंगा कि वो क्लीन, बेटर बेटर कोड हो जाए, एक्सटेंडेबल कोड हो जाए। तो ये मैं साथ साथ करते हुए चला जाऊंगा, इसको बोलते हैं रिफैक्टरिंग। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कंप्लीट रिफैक्टरिंग भी होती है कि आपने इरादा ही कर लिया है एक प्रोजेक्ट के एक मतलब 2-3 वीक का टाइम दिया डेवलपर्स को कि आप पूरा रिफैक्टर करके कोड को स्मूथ लाइन करो, ताकि आगे की डेवलपमेंट बेटर हो जाए, उससे टाइम भी बचता है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो एक सिर्फ लैंग्वेज सीख लेना
ये कमाल की बात नहीं है। लैंग्वेज को बेस्ट पॉसिबल वे में एज अ डेवलपर आप यूज कर पाए एज अ टूल, वो कमाल की बात है ना? राइट। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही हैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। आपको बिट्स एंड बाइट्स में चीज़ें मिलती रहेंगी, उनको आप ग्रेस्प करते रहें। पहला इसमें पर्पज आपको ये करना पड़ेगा, पहला इसका जो काम आपको करना पड़ेगा, घर जाकर के अच्छा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास में लेक्चर हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी मैं डाल रहा हूँ, तो घर पे जाकर के बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम एफर्ट है प्रोग्रामिंग सीखना, डेवलपमेंट सीखना। एक बार आप अच्छे से किसी एक चीज़ में इन्स एंड आउट्स और पूरे तरीके को समझ गए, दूसरी किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप जाओगे, आपको सिर्फ उसके सिंटेक्स को सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। कैसे उसको यूज़ करना है वो आपको पहले से पता होगा। बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज़ करना है वो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो इस टाइम का बेस्ट यूज़ करो। कॉलेज टाइम को लोग अक्सर वेस्ट करते हैं, सिर्फ कि बस पास करके हमें स्कोर करके निकालना है। वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही आप पहले दिन जॉब में लैंड करोगे, आपका कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाएगा और वहीं से आपका प्रूफ करना शुरू हो जाएगा कि आप बाकी से कितने आगे हो, है ना? आप ये समझ लो कि ना तो आप आईआईटीज़ के बंदों से कम हो, ना आईआईएससी के बंदों से कम हो, ना एनआईटीज़ के बंदों से कम हो। वही दिमाग लेकर के आप भी पैदा हुए हो। वहाँ मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, इतना ही चाहिए होता है ना? ठीक है? तो ये अगर आप करोगे तो सारी चीज़ें सीखना बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा आउटपुट लेके जाओगे इस कोर्स से आप। ठीक है? तो अब हम एक नया एग्ज़ाम्पल लेकर के इन सब चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल जो मैं अब लेने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक एप्लीकेशन का है जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप नाउन्स को फिगर आउट करो, नाउन से एंटिटीज को फिगर आउट करो, फिर हम उनके फील्ड्स की बात करेंगे, फिर हम उनके मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मैं एक सिमुलेशन काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए हो। मे बी किड्स उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब किड्स अगर मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप उनके लिए क्या क्या होंगे? 2D शेप्स होंगे, 3D शेप्स होंगे। ठीक है, 2D शेप्स में क्या क्या होते हैं? ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्किल होता है, सेमी सर्किल होता है, हेक्सागन होता है, पेंटागन होता है, जो कॉमन शेप्स बच्चे पढ़ते हैं। उन पे वो कुछ कैलकुलेशन करना चाहेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना चाहेंगे कि भाई उनका अगर 2D शेप है तो एरिया निकाल लें, पैरामीटर निकाल लें, है ना? तो ये सब कैलकुलेशन करना चाहेंगे। सिमिलरली अगर 3D शेप्स होंगे, ठीक है, तो 3D शेप्स में क्या होगा? आप उनमें क्या कैलकुलेट करना चाहोगे? वॉल्यूम करना चाहोगे, सरफेस एरिया कंप्यूट करना चाहोगे, इस तरह के बेसिक फंक्शनलिटी को कंप्यूट करना चाहोगे। साथ में आप यूजर इंटरफेस भी देना चाह रहे हो जिसमें आप जब ड्राइंग करो तो उनको वो शेप्स बने हुए दिखें। ठीक है, अगर उनको ऐसा दिल करा कि भाई हम एक हम लैंड एरिया को हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको मिमिक करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए, तो एक लैंड एरिया जाहिर सी बात है रेक्टेंगल या ट्रायंगल ऐसा नहीं होगा, हो सकता है एक रेक्टेंगल हो साथ में साइड में एक ट्रायंगल जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इस टाइप में हो। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो रेक्टेंगल का एरिया निकाले, ट्रायंगल का एरिया निकाले, दोनों को ऐड करें। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल एरिया कंप्यूट हम कर पा रहे हैं तो उसका समेशन भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह का एक एप्लीकेशन दिमाग में अगर हमारे आ रहा है तो एक वेग आइडिया लेकर के कस्टमर आपके पास आया है, वो एजुकेशन कंपनी उसकी है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कोई भी एजुकेशन कंपनी जैसे बायजूस वगैरह होती है, वो एक बना रहे हैं इसके लिए आपके लिए सिमुलेशन एप्लीकेशन जो बच्चों के लिए काम करे। अब आपको शुरू करना है, पहले तो इस बात को फिगर आउट करना है कि आप इनिशियल जो अपने जो आइटरेटिव साइकिल्स होंगे 2-3 वीक्स के, उनमें किस फंक्शनलिटी को चूज करें ताकि आप वर्किंग कोड दे सकें। क्या लगता है कैसे शुरू करना चाहिए? प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन हमेशा करना होता है, राइट? ठीक है, अगर हम 2D शेप्स को पहले वर्किंग बना के दे दें, 3D शेप्स बाद में आते रहेंगे। 2D शेप तो शुरू हो जाएगा ना। बच्चे पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले क्या पढ़ेंगे? पहले ट्रायंगल, रेक्टेंगल यही सब तो पढ़ेंगे। उसके बाद तो जाके बोलेंगे सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है या क्यूबॉइड का कैलकुलेशंस करना है, राइट? तो हम पहले पहले आइटरेशंस में, शुरू के आइटरेशन में हम फोकस करते हैं 2D शेप्स के लिए। पर हमको पता है कि फ्यूचर में हमारे पास 3D शेप भी आने वाला है। तो हम प्रोविज़न तो ऐसा रखें कि 3D शेप जब आए तो हमें कोड को ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, इसी कोड को हम एक्सटेंड कर पाएँ। ठीक है? एक बात समझ में आ रही है? फिर बता रहा हूँ, इसमें सही गलत वाली चीज़ नहीं होती है। कई बार आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आपको एक वेग अंदाज़ा ज़रूर है कि फ्यूचर में ये चीज़ आ सकती है, बट यू आर नॉट श्योर। यू आर नॉट श्योर आएगी नहीं आएगी। हो सकता है बजटिंग की प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है रिक्वायरमेंट अभी इतनी ज़्यादा वेग है कि आपको समझ ही नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में फिर आप क्या लेंगे डिसीजन
कि आप जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो क्रिस्टल क्लियर है उस पे ही आप उसको ही मान के चले, जो आगे आने वाली चीज़ है उसके लिए अभी प्रोविजंस प्रोवाइड ना करें, जब आएगी तब आप इसको रिफैक्टर भी करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ट्रेड ऑफ होता है ये डेवलपमेंट जो है, क्या डिसीजन आप ले रहे हैं, डिसीजन ट्रेड ऑफ होता है। इसीलिए इसी ट्रेड ऑफ के लिए जो डिसीजन मेकर्स होते हैं या डिजाइनर्स होते हैं वो नॉर्मली थोड़े सीनियर बंदे होते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स को ये टाइम लगेगा डेवलप करने में कैपेबिलिटी को। अगर आप अभी से थोड़ी बहुत सीख करके जा रहे हो तो आप थोड़ा सा भी इनपुट वहाँ पे दोगे ना, जब टीम मीटिंग होगी तो लोग आपको फौरन रिकॉग्नाइज करेंगे, यार ये तो बड़ा टैलेंटेड बनता है। इसलिए कह रहा हूँ ना, एक स्टेप आगे रहना बाकी लोगों से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि भाई इस हिसाब से हमें 2D शेप पे पहले काम करना चाहिए। 2D शेप के लिए एप्लीकेशन को वर्किंग करके हम देते हैं और कस्टमर का काम शुरू हो जाए, उसके बाद हम 3D शेप्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना दूं, न्यू जावा प्रोजेक्ट, नाम दे दे से फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक शेप सिमुलेटर, कोई नाम दे दे। ठीक है, पहले बैच के लिए मैंने कुछ अभी दिखाया था तो कुछ और नाम दिया था, आपके लिए कुछ और दे दे रहा हूँ। नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पैकेज डिजाइन कर लेते हैं जो हमें पहले से पता है, जो इस टाइप के काम हमें अभी करने पड़ेंगे, काम बाद में करने पड़ेंगे। मैंने कहा एक पैकेज हो जाए 2 डायमेंशनल एंटिटीज। भाई हाँ, देखो यहाँ पे क्या एरर आ रही है, इनवैलिड पैकेज नेम। इनफैक्ट कोई भी आइडेंटिफायर न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू नहीं करना चाहिए हमको, राइट। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा ना करो, आप इसको प्रॉपरली लिख दो। ठीक है, एक पैकेज बन गया, एक और पैकेज बना लेते हैं फ्यूचर के लिए, न्यू पैकेज, थ्री डायमेंशनल एंटिटीज। ठीक है, कॉमन शेप्स। सबसे पहले जो हमें अंदाजा था कि ये इन पैकेजेस की हमको जरूरत पड़ेगी, उनको हमने कुछ पैकेजेस बना के छोड़ दिए। नाउ अब हम आते हैं 2D टू डायमेंशनल शेप्स पे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल शेप्स में अभी हमने बात करी, हमें जरूरत पड़ेगी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्किल, हेक्सागन, पेंटागन सॉर्ट ऑफ एंटिटीज की। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने एनिमल जू एप्लीकेशन में हमने बाइफरकेट करा था कि भाई एनिमल क्लास उन बिहेवियर्स को रखेगा, और अगर एट्रीब्यूट्स होते तो उन एट्रीब्यूट्स को भी रखता जो कि कॉमन है सारे एनिमल्स के लिए, एक लेवल ऊपर। ठीक है, कॉमन चीज को ऊपर ले जाए, वो अलग बात है, नीचे ओवरराइड हो जाए तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, सही बात थी। तो ये सारे हैं तो शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सेमी सर्किल है तो शेप। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक पेरेंट क्लास शेप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन शेप में भी हमें पता है कि भाई आज नहीं तो कल हम 2D शेप और 3D शेप में हम अगर हम हमें मतलब बाइफरकेट करना पड़ा तो शेप क्लास का नाम हमको हटा करके अगर हम ट्रायंगल एक्सटेंड शेप करें तो उसकी जगह शेप 2D हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है, मान लो हम अभी कर भी देते हैं, चलो मैंने माना कि भाई मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास शेप। ठीक है, और इस चीज का अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मिमिक करके ट्राई करते हैं। ठीक है, और फिर आपने कहा कि अभी बस एम्प्टी छोड़ दो, इसको एंटिटी बना के एम्प्टी छोड़ दो। ठीक है, अभी सिर्फ फर्स्ट लेवल हम थॉट दे रहे हैं इस पर। अब इसमें जितने भी 2 डायमेंशनल शेप हो सकते हैं उनकी क्लासेस बना दें हम। न्यू क्लास ट्राइएंगल, इसको क्या बोले, एक्सटेंड्स शेप। राइट, न्यू, दो तीन क्लास बना देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, न्यू क्लास रेक्टेंगल। आप डायरेक्टली वहां पे एक्सटेंड शेप लिखने से, कोड में लिखने के बजाय आप यहाँ भी कर सकते हैं। सुपर क्लास दिख रहा है, सुपर क्लास में आप ब्राउज करो, यहाँ पे आप डालो शेप। ठीक है,
फिनिश। फाइन। फिर आपने कहा कि भाई न्यू क्लास सर्किल, अगेन इट एक्सटेंड्स शेप। ठीक है। अब फिर आपको ध्यान आया या पीयर रिव्यू में आपको किसी ने इंडिकेट करा, हिंट दिया कि भाई शेप तो 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, और ये जो शेप है ये अगर शेप नाम की क्लास बना रहे हो तो वो सबसे ऊपर होना चाहिए, जिसमें 2D शेप और 3D शेप दोनों की कॉमन फंक्शनलिटी या एट्रीब्यूट्स जाने चाहिए, फील्ड जाने चाहिए। तो ये तो अभी सर्किल जो है वो 2D शेप है, इसको एक्सटेंड शेप नहीं करके बल्कि शेप 2D करना चाहिए, और शेप 2D को एक्सटेंड करना चाहिए शेप को, है ना। ऐसा आपको हायरार्की आपको बनानी चाहिए। तब आप सोच रहे हो कि मैंने तो 10 रियल ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, सब में हम जाके बारी बारी हम कोड चेंज करें। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, हम पहले देख चुके हैं। क्या करें अब, शेप को हमें शेप 2D करना है, रिफैक्टर, अलग अलग जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोड हमें फिर से फॉलो करना पड़ेगा। फिर तो आप रिफैक्टर करें, आप शेप पे जाइए, राइट क्लिक करिए, रिफैक्टर रीनेम ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पे आप कहिए शेप 2D कर दिया आपने। फिनिश। देखो यहाँ फाइल का नाम शेप 2D हो गया, इस क्लास के अंदर क्लास का नाम जो था वो चेंज हो गया शेप 2D, सर्किल के अंदर शेप 2D आ गया, रेक्टेंगल के अंदर शेप 2D आ गया, ट्राइंगल के अंदर शेप 2D आ गया। जितनी जगह, 1000 जगह भी रेफरेंस होगा, 1000 जगह आपने एक सिंपल चेंज से, रिफैक्टर से चेंज कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर शेप 2D है तो शेप भी होना चाहिए, तो ये कॉमन चीज़ है। यहाँ पे हम फिर शेप क्लास बनाएं, राइट, प्रॉपर्ली हम ऑर्गेनाइज करें, जैसे लाइब्रेरी में आप बुक शेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि किसी को पता है कि आप कॉमन चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप कॉमन शेप नाम के पैकेज के अंदर वो एंटिटी मिलेगी आपको। ठीक है। तो आपने कहा कि न्यू क्लास शेप, और अब शेप 2D को आपने कहा कि भाई आई मस्ट एक्सटेंड फ्रॉम शेप। हालांकि शेप में भी अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, वो हम बाद में धीरे धीरे एडिटिवली उसमें डालते जाएंगे हमें क्या चाहिए। यहाँ से कोड क्लियर है भाई, चेक कर लो एक बार। एरर क्यों दिखा रहा है ये सारे एरर क्यों आ रहे हैं? क्या लगता है क्या एरर है, पता कर है। शेप पैकेज, शेप पैकेज, आप देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है उस पर जाओ, बस माउस को वहां ले जाओ। शेप कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। अगर किसी चीज को कहेगी दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, इसका मतलब वो टाइप उसको मिल नहीं रहा है। मिलना होने की वजह दो हो सकती है, एक तो वो आपने उस क्लास को बनाया ही ना हो, ठीक है, या वो क्लास किसी ऐसे पैकेज में हो जहां से वो विजिबल ना हो। आपको बताया है कि हर वो क्लास जो जावा डॉट लैंग पैकेज में है वो बाय डिफॉल्ट आपके आपके क्लास के अंदर इंपोर्टेड है, आपको इंपोर्ट करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे स्कैनर क्लास था जावा डॉट यूटिल में था तो आपको इंपोर्ट लगाना पड़ा था। सेम वे अगर खुद आपके एप्लीकेशन का भी क्लास है, अगर वो दूसरे पैकेज में है तो आपको विजिबल नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करिए, ऑप्शन क्या बता रहा है, इंपोर्ट शेप फ्रॉम कॉमन अंडरस्कोर शेप, आपने इंपोर्ट लगा दिया, एरर चली गई। इनफेक्ट सारी एरर चली गई, जितनी भी एरर आपको दिख रही थी ना, सारी सारी चली गई। ये सब में एरर क्यों आ रही थी, जब मैंने इसको इंपोर्ट नहीं लगाया था, फिर से ध्यान दो एक बार, हटा दिया मैंने कंट्रोल एस। देखो इस क्लास में तो इंपोर्ट आ रही है, इन सब में एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये हर क्लास एग्जैक्टली ये शेप 2D से एक्सटेंड हुई है, और शेप 2D शेप से एक्सटेंड हुई है। तो यानी रेक्टेंगल इज अ शेप 2D एंड रेक्टेंगल इज आल्सो अ शेप, ठीक है, दोनों दोनों ही इधर रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है। तो जब शेप 2D को शेप नहीं दिख रहा है तो रेक्टेंगल को भी शेप नहीं दिखेगा, ट्रायंगल को भी नहीं दिखेगा, सर्किल को भी नहीं दिखेगा, तो आपको एरर यहाँ सब में दिखने लगी।
आपने सिंपली यहाँ पर एक इंपोर्ट लगाया, सारी एरर सेव करते ही रिजॉल्व हो गई। क्लियर है गाइस? ओके, चलो अब हमारा स्ट्रक्चर एक तरह से तैयार हो गया है एप्लीकेशन का एट द बेसिक लेवल फर्स्ट आइटरेशन के लिए, जिसमें हम 2D शेप्स को फंक्शनल बना करके हम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए कि एग्जांपल आपको दूं कि मुझे एक घर बनाना है, ठीक है, तो घर किससे बनता है? कमरों से बनता है। कमरे किससे बनते हैं? दीवारों से बनता है। दीवार किससे बनती है? ब्रिक से बनती है। तो मैं कह सकता हूं हाउस हैज रूम्स, हैज अ रिलेशनशिप। रूम हैज वॉल्स, और वॉल्स, ठीक है, अगेन हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, अ वॉल has a number of bricks, or a wall is composed of bricks, that again a way of saying has a relationship, composed, right? ठीक है, तो इसका मतलब हम प्रॉब्लम को अगर हम बड़े पे देख रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई करते 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 सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे अगर हम लाएं और उससे स्टार्ट करें एप्लीकेशन को बिल्ड करना, तो ये हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि हम हमारे जो अल्टीमेट जो शेप्स होंगे वो होंगे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, सर्कल, इस टाइप के होंगे, राइट? तो हम उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ये किस चीज से बने हुए हैं, किस चीज से बने हुए हैं। सो अ ट्रायंगल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? 3 sides, right? Or a triangle has 3 sides. Now side means wall, what? Lines, exactly, ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक लाइन क्लास का डेफिनेशन हमको देना पड़ेगा जिसको हम साइड के तौर पे यूज कर सके। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी लाइन की, न्यू क्लास मैंने कहा लाइन। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटेंट नहीं लगा रहा हूं मैं कुछ भी। ठीक है, अब आते हैं, जैसे हमने कहा भाई घर कमरों से बना है, कमरा किसे बना है? दीवारों से बना है। तो अब उसी पे हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, व्हाट इज लाइन कंपोज्ड ऑफ? लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? टू पॉइंट्स के बीच के, अगर हम दो पॉइंट बता दें, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, दैट विल डिफाइन माई लाइन। अदरवाइज एक जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन वो है इट्स अ काउंटिन्यूअस इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इनफाइनाइट इन आवर कोड। ठीक है, तो ऐसी डिफिनेशन पे हम ना जाकर के हम सिंपल डिफिनेशन में जाए जो कि पॉसिबल हो इम्प्लीमेंट करना, कि अगर हम दो पॉइंट को दे रहे हैं तो दो पॉइंट के बीच लाइन ड्रॉ हो जाए। अगर आप AWT पैकेट यूज कर रहे हैं ड्राइंग के लिए, जो कि जावा का बेसिक पैकेज होता है ड्राइंग एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो भी अगर आप दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो पॉइंट्स को अगर आप देते हैं तो उनको यूज करके आप पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं एक्चुअली स्क्रीन पर। ठीक है, फाइन। कंसेप्चुअल लेवल पे भी हमको अगर लाइन की अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो दो पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम उनकी लेंथ को या स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, क्लियर? तो इट मींस अ लाइन हैज टू पॉइंट्स, वन इज द स्टार्ट पॉइंट, वन इज द एंड पॉइंट, और अ लाइन इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉइंट्स। फाइन, तो अब हम हमारी प्रॉब्लम अब कहाँ ब्रेक डाउन होकर नीचे जा रही है? दीवार से ईंटों पे जा रही है। ठीक है, ईंटें क्या लगेंगे हम हमारे? पॉइंट्स, पॉइंट्स। अब हम बनाते हैं क्लास पॉइंट। नाउ पॉइंट में हमें पता है कि भाई पॉइंट 2D पॉइंट भी हो सकता है, 3D पॉइंट भी हो सकता है। 2D पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स और वाई होता है। 3D पॉइंट में एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, जेड ऐड हो जाएगा। अब तक जो एनिमल जू वाला एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे उसमें हम बिहेवियर की बात कर रहे थे, राइट? यहाँ पे एट्रीब्यूट के एक्सटेंशन की भी बात हम कर रहे हैं, है ना? यानी एक पॉइंट है जो 2D पॉइंट है तो उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, और जो तीसरा पॉइंट 3D बनेगा उसमें एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना चाहिए? पॉइंट 2D करके क्लास बनाना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट 2D क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, अब इस पॉइंट 2D में इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? हम पहले तो एट्रीब्यूट्स पे ही बात कर रहे हैं ना। अब तक आपने देखा कि हमने
ट्राइंगल के एट्रीब्यूट की बात करी कि भाई ये इस पे 3 साइड मुझे चाहिए, तो हमने क्या करा भाई, हमें साइड चाहिए तो हम साइड के चक्कर में पड़ गए, हम लाइन का ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन करा साइड को डिफाइन करने के लिए। लाइन में हमने सोचा कि भाई हमें क्या चाहिए, तो लाइन में हमें स्टार्ट पॉइंट चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए, तो हम पॉइंट पे आ गए और हमने इस बात का ध्यान रखा कि ये पॉइंट 2D होना चाहिए, तो नाम से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है 2D पॉइंट पे हम आ गए। अब ये पॉइंट जो 2D पॉइंट है ये किस चीज से बना हुआ है, क्या हम कहें, पॉइंट 2D इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स वाई कोऑर्डिनेट को किस किस डाटा टाइप से मॉडल कर सकते हैं हम? इंटीजर, न्यूमेरिक टाइप। अब इसके लिए नया क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, अब ये घटते घटते प्रॉब्लम हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप पे आके रुक गई है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई एक कोऑर्डिनेट एक्स होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होगा जो कि अगेन इंटीजर टाइप का होगा, दैट्स इट। हमारा ब्रिक की डिफिनेशन तैयार हो गई। अब इस ब्रिक को यूज करके हम दीवार बना सकते हैं, दीवार यूज करके कमरा बना सकते हैं, कमरा यूज करके हम क्या बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से कहें, पॉइंट को यूज करके हम लाइन बना सकते हैं, पॉइंट 2D है तो लाइन भी 2D होगी। ठीक है, लाइन को यूज करके हम कॉन्क्रीट शेप जैसे ट्रायंगल रेक्टेंगल बना सकते हैं, क्योंकि लाइन 2D है तो वो शेप भी 2D होंगे। जब हम पॉइंट को 3D चेंज कर देंगे तो उसके ऊपर की सारी चीजें 3 डायमेंशन हो जाएंगी, लाइन भी 3 डायमेंशन हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल और ट्रायंगल भी 3 डायमेंशन हो जाएगा। बात क्लियर है? बट अभी हमारा फोकस क्या है, हम सिर्फ 2D तक अपने को लिमिट करें और 2D तक वर्किंग कोड प्रोवाइड कर दें कस्टमर को, ताकि वो यूज करना शुरू कर दे अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, अपने वेबसाइट पे डाल करके सिमुलेटर को लोगों को रन करने दे, बच्चों को रन करने दे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोड डाल देते हैं, 2 डायमेंशनल पॉइंट composed of x and y coordinates। तो आदमी को देख के समझ में आ रहा है एक्स वाई वेरिएबल एक्चुअली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, कोड को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब जब हम एंटिटीज पे पहुंचना शुरू कर दिया है हमने, अब सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, राइट? क्या होना चाहिए, अभी इसको पॉइंट 2D को हमने यूज नहीं करा है तो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, रिफैक्टर की भी जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल जगह यूज कर रखा होता तो हम डायरेक्टली चेंज ना करके रिफैक्टर यूज करते ताकि हर जगह चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, POINT पॉइंट 2D हमने इसको बना दिया, लेकिन हाँ यहाँ दिक्कत होगी, क्लास का नाम शुड बी सेम एज नेम ऑफ द फाइल। सो लेट्स से रीनेम हम कर दें इसको, रीनेम, रिफैक्टर पे आना पड़ा अल्टीमेटली। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अब जाते हैं हम दोबारा से किस पर, लाइन पर। ठीक है, मैंने कहा था पहले एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बिहेवियर पे जाएंगे, बाद में कोऑर्डिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं एट्रीब्यूट्स पर, किसके, लाइन के, विच इज अ 2D लाइन। ठीक है, तो इसमें एट्रीब्यूट्स पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे इसके बताइए, फील्ड्स क्या होंगे, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। क्या कोड लिखूं मैं, स्टार्ट पॉइंट जो होगा पॉइंट 2D टाइप का होगा, एंड पॉइंट जो होगा वो भी पॉइंट 2D टाइप का होगा। तो सेम क्लास का नाम ही तो टाइप हो गया ना, राइट? पॉइंट 2D, जैसे आप कस्टमर में कहते थे अकाउंट ए, अकाउंट टाइप ही तो होता था ना, तो यहाँ पॉइंट 2D है आपका, पॉइंट 2D स्टार्ट पॉइंट सी, कैमल केस फॉलो कर रहा हूँ मैं, फाइन, वेरिएबल के लिए स्टार्ट पॉइंट कैमल केस में है, एस स्मॉल है, पी कैपिटल है, फाइन। अगेन पॉइंट 2D एंड पॉइंट, सिस्टमेटिकली हम चल रहे हैं। ठीक है, दोनों हमने फील्ड्स प्रोवाइड कर दिए, डाटा प्रोवाइड कर दिया इस एंटिटी के लिए। नेक्स्ट एंटिटी कौन सी है, ट्रायंगल, राइट? ट्रायंगल इज कंपोज्ड ऑफ 3 साइड्स, दैट मींस 3 लाइंस। तो हम क्या बोलेंगे, लाइन साइड 1, लाइन साइड 2, लाइन
साइड 3, करेक्ट। अब ट्राइंगल के फील्ड्स आपने डिफाइन कर लिए। अब रेक्टेंगल पे आएंगे, तो रेक्टेंगल के कितने साइड्स होंगे? 4 होंगे। अब कोई कहेगा कि भाई रेक्टेंगल की जो साइड्स होते हैं उसमें क्या एरर आ रही है, देखिए सेमीकोलन नहीं है, ओके। उसमें 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन लाइन का स्टार्ट और एंड पॉइंट तो डिफरेंट होगा ना, हमें चारों लाइंस देनी पड़ेंगी। इस बिहेवियर का अभी हम फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। वैलिडेशन वगैरह करना हो कि भाई ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, उस जगह पे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, बट अभी हम उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। चलो भाई, रेक्टेंगल 4 साइड का हो गया, पेंटागन होगा तो 5 साइड का हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा 6 साइड का हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर होगा तो अगेन 4 साइड का होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू सर्किल, सर्किल को कैसे आप डिफाइन करेंगे? रेडियस, और रेडियस का मतलब एक लाइन जो कि सेंटर से शुरू होती है और सरकमफ्रेंस पे कहीं खत्म करती है, इसका मतलब आपको 2 चीज चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए और एक लाइन चाहिए जिसमें स्टार्ट एंड एंड पॉइंट हो, ठीक है, फाइन। तो मैंने कहा कि भाई जो सेंटर होगा वो तो क्या होगा, वो तो 2 डायमेंशनल पॉइंट होगा, पॉइंट सेंटर। क्या प्रॉब्लम हुई? इंपोर्ट नहीं है, पॉइंट 2D, सॉरी। अभी देखो यहाँ क्या दिखा रहा था, चलो एक चीज आ गई तो देख लो इसमें। जब मैंने पॉइंट मिस्टेक से लिखा था तो ये पूछ रहा है कौन सा पॉइंट, ये देखो जावा डॉट AWT के अंदर भी पॉइंट है ना। AWT ड्राइंग के लिए यूज होता है ये पैकेज, ठीक, जावा का पैकेज है, सबसे फंडामेंटल बेसिक ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए पैकेज है। तो आप इसको यूज करके सच में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो पूरे कोड को, जो यूजर स्क्रीन पर पॉइंट से स्टार्ट करे, आप एक्चुअल फिगर्स उसमें ड्रॉ कर सको विद कंप्लीट फ्रेम एंड ऑल दो थिंग्स, ठीक है। वो एक बड़ा टास्क हो जाएगा, ठीक है, वो एक अलग सी बात है, फाइन। लेकिन डिजाइन यही होगी जो डिजाइन हम कर रहे हैं, बैकएंड की डिजाइन ऐसे ही होगी। एक तो सेंटर बन गया हमारा, फिर हमें क्या चाहिए? लाइन, रेडियस नाम दे दिया इसको, फाइन। एट्रीब्यूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। रेस्ट जो जो शेप्स है जैसे हेक्सागन, पेंटागन, सेमी सर्कल, ये सब चीजें आप अपने से खुद से लिख सकते हैं इसी इसी डिफिनेशन के बिना पर, ठीक है। अब वापस आते हैं, एंटिटीज को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, फील्ड्स को एंटिटीज के रिकॉग्नाइज कर लिया, अब क्या बचा? बिहेवियर। बिहेवियर मतलब मेथड्स या फंक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका जो है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज में ठीक उल्टा करते थे, है ना। वहाँ कोऑर्डिनेशन यानी मेन मेथड से शुरू करते थे, फिर बिहेवियर यानी किन किन फंक्शंस को कॉल करेगा उसकी बात करते थे, फिर उसके अंदर जब मेथड्स में लोकल या ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से यूज कर रहे हैं उनकी बात करते थे, डाटा सबसे लास्ट पे आता था, है ना। या हम डाटा की बात पहले कर रहे हैं, एंटिटीज एक लार्जर सेट ऑफ डाटा हो गया, राइट। एंटिटीज के अंदर फील्ड्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे आए, उसके बाद फिर हम बिहेवियर की बात करेंगे, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करके एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस। और ये रिवर्स प्रोसेस मुझे हेल्प करेगा क्योंकि हम एप्लीकेशन को मॉडल कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वहां पे हर चीज या तो फिजिकल या लॉजिकल एंटिटी के फॉर्म में होती है, तो उसको इमेजिन करना बशर्ते आप सीख जाएं इसको करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ज्यादा आसान है। कोड को एंटिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपको मेंटेनेबल कोड देने की पहली स्टेप होगी, फाइन। तो अब हम आते हैं बिहेवियर पे। बिहेवियर के लिए हम किससे शुरू करें? बिहेवियर घर से शुरू करें या ब्रिक से शुरू करें? ब्रिक से, सबसे लोअर एंटिटी थे, तो यहाँ पे हम किससे शुरू करें? पॉइंट 2D से, ठीक है। सबसे पहले जो बिहेवियर है वो कौन सा बिहेवियर होगा, सबसे आसान जो हमें दिख रहा है, बहुत ऑब्वियस सी चीज जिसके लिए आपको दिमाग में लगाने की जरूरत ना पड़े, गेटर एंड सेटर्स, जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं, गेटर एंड सेटर मेथड्स,
कल को हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद उस रेक्टेंगल को बच्चे ने कहा सिलेक्ट करा और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया, तो आपको सेटर की जरूरत पड़ेगी ना सारे सारे पॉइंट्स को मूव करने के लिए। अगर पॉइंट मूव हो गए तो लाइन मूव हो गई, लाइन मूव हो गई तो रेक्टेंगल या ट्रायंगल मूव हो गया। चीज पूरी लॉजिकली रेप्लिकेट हो रही है ना। तो अब हमें गेटर भी चाहिए, सेटर भी चाहिए। गेटर रीड करने के लिए, सेटर चाहिए चेंज करने के लिए। फाइन, क्या करें? राइट क्लिक करें, हाथ से लिख करके मेहनत करने, डेवलपर सबसे बड़े आलसी लोग होते हैं, ठीक है, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम मेहनत नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जनरेट गेटर सेटर पे जाएंगे। यहाँ जाकर के हमने एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए गेटर और सेटर जनरेट कर दिया। फाइन, गेटर भी रेडी है, सेटर भी रेडी है। अब दूसरी ऑब्वियस चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास? दूसरी ऑब्वियस चीज क्या होनी चाहिए? नहीं, मेन क्लास कोऑर्डिनेशन है, लास्ट में आएगा, अब इसको छोड़ो। टेस्ट करने के लिए हो सकता है कोई क्लास बना के हम मेन क्लास लिख ले, वो एक अलग सी बात है, ठीक है, उसको ड्राइवर क्लासेस बोलते हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं इसको। बट जो एक्चुअल प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मेन क्लास शुरू होगा वो लास्ट में, कोऑर्डिनेशन लास्ट में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, डेटा सेटर हो गया कंस्ट्रक्टर, कि जब हम ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करें तो किन किन फील्ड्स को इनिशियलाइज होना जरूरी है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, डेफिनेशन क्या है? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द फील्ड वैल्यू एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अब ये पॉइंट 2D क्लास है, इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या क्या फील्ड्स हैं जिसका इनिशियलाइज होना जरूरी है एक 2D पॉइंट बनने के लिए? दोनों ही चाहिए हमें, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट का इनिशियलाइज होना जरूरी है। अगर हम बोले कि एक्स कोऑर्डिनेट हम आपको बता रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बताते, तो आप चार्ट पे उसको या ग्राफ पे कहाँ प्लेस करोगे? नहीं कर सकते, तो दोनों हमें चाहिए, राइट? तो हम कहेंगे कि भाई हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जैसे कि हमने अभी गेटर सेटर मेथड बनाया है, वैसे ही हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक करिए, अगेन गो टू सोर्स, ये सारी चीज सोर्स से रिलेटेड काम है, सोर्स में जाइए और इसमें आप ऑप्शन देखेंगे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, दिख रहा है? दोनों फील्ड हमको चाहिए। अगर 10 फील्ड होती है और हमें सिर्फ 2 फील्ड की जरूरत होती तो हम 2 फील्ड को सिलेक्ट करते, 2 और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, राइट? हमें दोनों का फील्ड चाहिए, दो ही फील्ड ही हमारे पास है, हमने कहा कि सिलेक्ट ऑल करके जनरेट। देखिए कंस्ट्रक्टर आपके पास इमीडिएटली बन करके आ गया। इस पहली लाइन को इंटेंशनली मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इसका भी कोई पर्पज भी नहीं है, ठीक है, कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए, फिलहाल के समझने के लिए। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हम कॉम्प्लिकेटेड कोड को लिखने के आदी हो जाएंगे, तो और चीजों को मैं इंसर्ट करता जाऊंगा, ठीक है, फाइन। अब देखिए ये कोड क्या कर रहा है। इस कंस्ट्रक्टर को यूज आप कैसे करेंगे? एक एक हम आपको टेस्ट 2D पॉइंट नाम का क्लास जिसमें मेन मेथड हो बना करके एक बार चेक कर लेते हैं कैसे यूज करेंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा। हालांकि ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, इसका कोई पर्पस नहीं है। टेस्ट, ये सिर्फ टेस्ट ही लिख देते हैं, ठीक है, टेस्ट मॉड्यूल, मल्टीपल चीजें हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने इसमें कर दिया। पॉइंट 2D को हमें टेस्ट करना है, पॉइंट 2D का एक ऑब्जेक्ट P1 बना रहे हैं, इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 2D। क्या ये कोड चलेगा? ओके, चलिए, एक तो विजुअल गलती थी जो आपने पकड़ ली, इसको जो टाइपिंग मिस्टेक थी वो आपने सही करवा दिया मुझसे। अब बताओ, अब ये कोड चलेगा? कह क्या रहा है ये? द कंस्ट्रक्टर पॉइंट 2D विथ एम्प्टी पैरेंथेसिस यानी विथ नो आर्गुमेंट इज अनडिफाइंड। क्यों कह रहा है ये? हमने मैनुअली ये कंस्ट्रक्टर बनाया है विच इज द टू आर कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर तभी तक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि नो आर कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसको तब तक ही इंसर्ट करेगा जब तक आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिया है, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, कंस्ट्रक्टर फिर आप दखल अंदाजी नहीं करेगा, फिर आपको
अज्यूम करेगा कि अगर आपने चार्ज लिया है कंस्ट्रक्टर बनाने का तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप जानो, आपको कंस्ट्रक्टर 2 और कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है तो उसके साथ 9 और कंस्ट्रक्टर चाहिए तो अपने से बनाओ, नहीं चाहिए तो मत बनाओ। ठीक है, तो ये कोड हमारा नहीं चलेगा, हमें क्या पास करना पड़ेगा इसमें 2,3 ऐसे या 2,4 ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स पास करने पड़ेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। राइट, फाइन, करेक्ट। ये बात का ध्यान रखना कि आप जब कोड लिख रहे हो तो आपका कोड का एक लाइन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बिना रीजन के बना हो। ठीक है, क्योंकि आपके कोड का पीयर रिव्यू होना है, एटलीस्ट 3-4 साल तक के एक्सपीरियंस तक तो पीयर रिव्यू होगा आपका। उसके बाद जब बंदे सीनियर हो जाते हैं तो उनको ट्रस्ट बेसिस पे सीनियर बंदों को चेक इन कर देने दिया जाता है कोड कि उन्होंने सही लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम आती है तब अलग देखा जाएगा। अदरवाइज शुरू के कुछ ईयर्स आपके रहेंगे कि आपके हर कोड पे पीयर रिव्यू होगा, यानी आपके साथ के 2 बंदे बैठ जाएंगे, टीममेट बन जाएंगे, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। वो आपको ग्रज करेंगे, मतलब जगह जगह आप ग्रज नहीं करेंगे, इनफैक्ट गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, आपको जगह जगह वो इंटरसेप्ट करेंगे और पूछेंगे भाई ये लाइन तुमने लिखी है क्यों लिखी है, ये लिखी है क्यों लिखी है, उसमें वो ऑब्जेक्शंस अपने देंगे अपने लॉजिक के हिसाब से। आपके पास लॉजिक रेडी होना चाहिए कि आप बता पाए, आपका मैनेजर भी रहेगा वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए चीज़ को, वो भी कई चीज़ें आपको बताएगा, सिखाएगा भी और आपको दिमाग में नापता भी रहेगा, दोनों ही बातें होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन क्यों करना है ना, जो क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू मीटिंग्स, उसकी वो करनी है, कहीं क्वार्टरली होती है, कहीं 6 मंथली होती हैं, कहीं एनुअली भी होती हैं। ठीक है, तो एक लाइन भी कोड आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना दिमाग लगाए आपने लिखा हुआ हो या जिसका कोई पर्पज ना हो। फाइन, अब मुझे ये डिसीजन लेना है अपने इसी दिमाग को लगा करके कि भाई पॉइंट 2D में मैंने एक 2 और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए मैं 1 नो और कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करूं, यानी कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूं पब्लिक पॉइंट 2D, सॉरी, जो कुछ भी ना करता हो, करूं या ना करूं। अब ये जो डिसीजन है ये हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक तो स्ट्रिक्ट तरीका हम ले सकते हैं कि हम नहीं अलाउ करेंगे, जैसा कि स्कैनर क्लास में आपने देखा, अगर आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट मॉड्यूल में जाके मैं वापस आपको रिवाइज करने के लिए बना के दिखा देता हूँ। इस स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इंपोर्ट चाहिए आपको, पहले तो इंपोर्ट के लिए कंप्लेंट करेगा ये, वो मैंने कर दिया। दोनों जगह एरर आ रही थी ना, इस जगह भी अंडरलाइन था, इस जगह भी अंडरलाइन था, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम किसकी थी, इंपोर्ट की थी। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया यहाँ से एरर चली गई, अंडरलाइन यहाँ पे आ गई, इसका मतलब अब कंस्ट्रक्टर में एरर है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सीजन डेवलपर होते जाएंगे आप एक नजर देख के समझ जाएंगे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आपने इंपोर्ट नहीं लगाया या कंस्ट्रक्टर की प्रॉब्लम है। अब आपने क्या करा, आप यहाँ पे आया, आप एरर देख रहे हैं द कंस्ट्रक्टर स्कैनर विथ नो आर्गुमेंट इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब जो स्कैनर क्लास के डेवलपर हैं उन्होंने 1 आर्ग कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें आप क्या पास करते हैं, सिस्टम डॉट इन विच इज द इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, विच इज बाय डिफॉल्ट पॉइंटिंग टू द कीबोर्ड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइट। नाउ there could be multiple input streams, you might need to scan from the barcode reader or you might even need to read from the file, स्कैनर क्लास से वो भी पॉसिबल है, राइट। तो जब इनपुट स्ट्रीम आपके चेंज हो रहे हैं तो कौन सा इनपुट स्ट्रीम आपको प्रोवाइड करना है वो डिसीजन तो बीइंग अ डेवलपर आपको लेना है। अभी मैं डिफॉल्ट दे रहा हूँ इनपुट स्ट्रीम कीबोर्ड वाला, राइट, अदरवाइज ये डिसीजन आपको लेना है, राइट। तो एक आर्गुमेंट तो मैंडेटरी है कंस्ट्रक्टर में, स्कैनर ऑब्जेक्ट तब तक आप नहीं बना सकते जब तक आप किस चीज से रीड करेंगे वो आप बताए नहीं, है ना, क्योंकि आप उस पर अगली बार आप क्या करेंगे, स्कैन ऑब्जेक्ट अगर आपको अलाउ कर दिया गया बिना इनपुट स्ट्रीम को डिफाइन किए गए तो आप क्या करेंगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट करेंगे उस पर। अब वो स्कैन डॉट नेक्स्ट काम किस पे करेगा, किससे रीड करेगा, उसको पता ही नहीं। तो स्कैनर क्लास के जो डेवलपर्स थे उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उन्होंने कहा कि हम 1 आवर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसको मैंडेटरी करेंगे कि सिर्फ 1 आवर कंस्ट्रक्टर ही रहे, हम नो और कंस्ट्रक्टर दोबारा से मैनुअली नहीं डालेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बिना इनपुट स्ट्रीम को दिए बन पाए। तो उन्होंने अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से ये डिसीजन लिया
कि वहां पे वन और कंस्ट्रक्टर तो रहेगा, लेकिन नो और कंस्ट्रक्टर हम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको फोर्स कर सके वो इनपुट स्ट्रीम प्रोवाइड करने के लिए। मेक सेंस? ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर हम पॉइंट 2D पे आए तो एक तो तरीका ये हो सकता था हार्श, कि हम कहें कि अब हम ये कंफर्टेबल जो मेथड आप कंस्ट्रक्टर जो आप प्रोवाइड करते हैं कि बिना आर्गुमेंट प्रोवाइड किए हम ऑब्जेक्ट बना लें, ये हम आपको प्रोवाइड नहीं करने वाले, हम इसको सिरे से ही नकार दें। एक रिक्वायरमेंट और हो सकती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है एक तरह का सिमुलेशन एप्लीकेशन है फॉर किड्स, जो डिफरेंट शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। प्लस शेप के साथ हो सकता है वो चाहे कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की लाइन भी बन करके आए, जिसमें ओरिजिन पॉइंट हो, कोई लाइन शुरू हो रही है ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है, तो हो सकता है मेरे एप्लीकेशन में ओरिजिन का बहुत रोल हो। और ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0 0, एक्स वाई की वैल्यू 0 0। तो उस कंडीशन में अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स है, और ये एक डिफॉल्ट वैल्यू पिक करेंगे। कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू पिक करेंगे? 0 0। तो इसका मतलब अगर ये मैंने बना दिया और इसको मैं अपने कोड में कॉल कर रहा हूँ इस तरह से, पॉइंट 2D P2 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, तो डेवलपर को अननेसेसरली 0 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? इसको क्या प्रॉब्लम हुआ भाई? ओके, बार बार मैं शिफ्ट छूट जा रहा है मुझसे और ऑन हो जा रहा है, ठीक है, फाइन। इससे इससे क्या होगा? डेवलपर को 0 0 अननेसेसरी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार यूज कर रहा है कोड, और प्लस देखने वाले को भी कोड समझ में आ रहा है ये वाला जो ऑब्जेक्ट बन रहा है P2, ये चूंकि इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके बन रहा है तो ये ओरिजिन के लिए बन रहा है, ठीक। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी रीडेबिलिटी पे भी हो रहा है, हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये चीज मुझे ऑकवर्ड लग रही है कि मैं एक फंक्शन बनाऊं और फंक्शन के अंदर कोई भी कोड ना लिखूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और वर्बोज बनाते हैं। इस कोड को उठाइए आप, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, एक्स वाई की जगह आप सॉरी 0 डालिए और 0 डालिए। अब इस कंस्ट्रक्टर को देख के भी कोई कह रहा है कि अच्छा एक्स वाई वैल्यू जो है वो 0 0 पे इनिशियलाइज हो रही है, इसमें मैं कमेंट डाल देता हूँ, कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट ओरिजिन, फाइन। क्लियर हो गया गाइस? ओके। तो जब भी मैं कोड में ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा इसका मतलब इम्प्लिसिट है कि मैं ओरिजिन को क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अलावा जब मैं पास करूंगा तो उन कोऑर्डिनेट से मैं पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ, करेक्ट? अच्छा, अब आइए वापस पॉइंट 2D पे। तो कंस्ट्रक्टर हमारा रेडी हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल के एंटिटी पे जाते हैं, यानी ब्रिक का काम हो गया, दीवार पे जाते हैं। दीवार क्या है हमारा? लाइन हो गई, ठीक है। लाइन पे हमने वेरिएबल डिफाइन करके या फील्ड डिफाइन करके छोड़ रखा था, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए? पहले एंटिटी रिकॉग्नाइज करना था, फिर एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स रिकॉग्नाइज करना था, फिर बिहेवियर रिकॉग्नाइज करना था। बिहेवियर का मतलब फंक्शन की भी बात कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, ऑल्दो कंस्ट्रक्टर इज नॉट एग्जैक्टली अ फंक्शन, ठीक है, इसका पर्पस दूसरा होता है, बट बिहेवियर तो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो बिहेवियर में उसकी उसकी बात हो गई। तो अब इसमें क्या बिहेवियर डालें हम? ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए जो अब तक करते आ रहे हैं। पहला काम गेटर सेटर डाल दो, सबसे ऑब्वियस चीज, ठीक है। जब पॉइंट हम मूव कर सकते हैं तो लाइन को भी तो मूव कर सकते हैं, सेटर की जरूरत यहाँ भी तो पड़ेगी, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मूव करने के लिए, राइट। गेटर तो रीड करने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो राइट क्लिक करिए, सोर्स पे जाइए, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, फाइन। नेक्स्ट ऑब्वियस चीज क्या है? कंस्ट्रक्टर। अब इसमें कंस्ट्रक्टर को भी हम फील्ड से डिफाइन जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। राइट क्लिक करिए, सोर्स में जाइए, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। अब बताइए इस कंस्ट्रक्टर में कौन कौन सी फील्ड्स को मैं चूज करूं? लाइन का की डिफिनेशन को हमेशा ध्यान में रखिए, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों चाहिए हमको, दोनों ही पॉइंट से लाइन डिफाइन होती है, राइट। तो दोनों चीज इनिशियलाइज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द लाइन। सो जनरेट, अगेन मैं फिलहाल सिंप्लिसिटी करने के लिए हम ये सुपर वाले कंस्ट्रक्टर कॉल को रिमूव कर दे रहे हैं, कोड इतना ही है आपका फिलहाल के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है?
जो आप स्टार्ट पॉइंट पास करेंगे वो स्टार्ट पॉइंट देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे आकर के असाइन किसको हो रहा है, इस वाले स्टार्ट पॉइंट को असाइन हो रहा है जो कि स्टेट वेरिएबल है। फाइन, सेम गोज फॉर, इसको क्लिक करा, हाईलाइट यहाँ पे हुआ, यहाँ से कहाँ पे गया स्टेट वेरिएबल पे। ठीक है, अब हमें डिसीजन लेना है कि जैसे हमने पॉइंट में नो और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा था ओरिजिन के लिए, कि यहाँ पे भी हमें नो और कंस्ट्रक्टर की जरूरत है या इनफैक्ट किसी भी और कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। स्टार्ट पॉइंट तो 0 हो सकता है, ठीक है, पर एंड पॉइंट तो होगा। चलो हम ये मान लेते हैं कि चलो ऐसा जरूरत में पड़ सकती है कि अगर अगर डेवलपर ने एक ही पॉइंट दिया तो वो 0 से लेकर के उस पॉइंट तक लाइन को ड्रॉ कर ले, एक्सेप्टेड। ठीक है, एक रीजनिंग है। ठीक है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई चलो एक हम कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्टार्ट पॉइंट जिसे आप पास कर रहे हैं, फाइन, लेकिन लाइन के लिए तो दोनों ही पॉइंट का इनिशियलाइज होना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें लगाएंगे एक तो कॉल दिस का डेलीगेशन, उसमें क्या पास करेंगे आप, स्टार्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है, राइट, आप उसमें पास करेंगे एक तो स्टार्ट पॉइंट को, दूसरा क्या पास करेंगे, नहीं हमने स्टार्ट पॉइंट को माना था कि ओरिजिन होगा ना, तो आप पास करेंगे एंड पॉइंट को, सॉरी एंड पॉइंट को, और क्या पास करेंगे, स्टार्ट पॉइंट आपको 0 0 पास करना है, राइट, तो आप क्या करेंगे, न्यू पॉइंट फाइन है, कुछ गड़बड़ करा यहाँ मैंने डिलीट कर दिया, राइट, इसका नाम होना चाहिए एंड पॉइंट, सही है, फाइन, सॉरी, अब इसमें ये दोनों लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, ये दोनों लाइन खत्म। अब हम इस कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर रहे हैं या कैसे यूज कर रहे हैं, बेसिकली अर्लियर कंस्ट्रक्टर को यूज करके, यानी डेलीगेशन, राइट, हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है वो एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट को पास कर रहे हैं ताकि वो एंड पॉइंट में रिसीव हो जाए, ठीक है, और एक नया पॉइंट एनोनिमसली क्रिएट कर रहे हैं, एनोनिमस पॉइंट, एनोनिमस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसका आपने कोई नाम ना दिया हो, ठीक है, जैसे आप कहें पॉइंट P1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 2D, तो P1 एक नाम दे रहे हैं ना, उसको आप रीयूज कर सकते हैं आगे किसी और जगह भी रेफरेंस पास करने के लिए। यहाँ पे इसका आपने कोई नाम नहीं दिया, यानी कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं दिया, इसको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट, लिख लो इसको, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कभी भी, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डजंट हैव अ नेम, ऐसे कोड आप बहुत जगह देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये एनोनिमस यहीं पर है बस, यहाँ से पास कहाँ होगा, स्टार्ट पॉइंट में पहला आर्गुमेंट है, पहले पास होगा, राइट, जब यहाँ पास हुआ तो क्या हुआ, उसको नाम मिल गया स्टार्ट पॉइंट का, और वो नाम कहाँ लैंड करेगा, इस स्टार्ट पॉइंट में, यानी लाइन के स्टार्ट पॉइंट जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें लैंड करेगा, राइट, फिर वो एनोनिमस नहीं रह जाएगा, फाइन। तो ये आपने पॉइंट 2D को पास करा विथ एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, और आपको पता है कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर वाला 2D का ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को 0 0 पर, फाइन। तो इसका मतलब हो गया आपने एक 0 0 को पास करा और एक एंड पॉइंट को पास करा, क्लियर गाइस। नाउ व्हाट अबाउट नो और कंस्ट्रक्टर, कैन वी हैव अ नो और कंस्ट्रक्टर just like we had a no or constructor in point 2D। नो और कंस्ट्रक्टर का मतलब होगा कि हम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को किसी डिफॉल्ट वैल्यू पर हम सेट करना चाह रहे हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू तो बाय डेफिनेशन ओरिजिन के अलावा कुछ और हो नहीं सकती, तो एक लाइन का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों ओरिजिन तो नहीं हो सकता ना, सेम तो नहीं हो सकता, लाइन तो डिफरेंट पॉइंट पे बनेगी, राइट, तो नो और कंस्ट्रक्टर का यहाँ कोई सेंस बनता ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे नो और कंस्ट्रक्टर लिखेंगे नहीं ताकि कोई
नो और कंस्ट्रक्टर यूज करके ऑब्जेक्ट ना बना पाए। उसको एटलीस्ट एक पॉइंट देना पड़ेगा जिसको हम एंड पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, या 2 पॉइंट दे जिसमें स्टार्ट पॉइंट भी हो एंड पॉइंट भी हो। जब वो एक पॉइंट देगा तब उसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो पहला पॉइंट है वो 0 0 है, और वो जो प्रोवाइड कर रहा है वो एंड पॉइंट है ना। जो पहला पॉइंट है वो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट आपके चार्ट पे बीच में कहीं टू डायमेंशनल उस पे स्पेस पे कहीं बनेगा, राइट। यहाँ तक बात सही है। अच्छा, अब आते हैं ट्रायंगल क्लास पे। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल क्लास में हमने क्या कर रखा था, 3 साइड डिफाइन कर रखी थी, राइट। क्या करें अब, जल्दी से बताओ। गेटर सेटर, सेम अप्रोच, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट क्लिक, सोर्स, इस पर क्लिक करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद होगा ये। क्या बात है भाई, हैं? हाँ, अब दिखा है। सिलेक्ट ऑल, जनरेट हो गया। लाइन 3 नीचे आ गई, इसको ऊपर पहुंचा दें ताकि यही जगह पढ़ने में कोड को आसान हो। अब क्या करें, सोर्स में जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। एक ट्रायंगल में अगर 2 लाइन है, तीसरी लाइन नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो तीनों चाहिए हमको। हमने कहा जनरेट, ठीक है। क्या इसमें कोई और कंस्ट्रक्टर सेंस बनाएगा, 2 और कंस्ट्रक्टर, 3 और 1 और कंस्ट्रक्टर और नो और कंस्ट्रक्टर? नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर हम एक लाइन को भी छोड़ेंगे तो उस लाइन को डिफॉल्ट मानना पड़ेगा। लाइन को डिफॉल्ट मानेंगे तो उसका एक पॉइंट तो ओरिजिन तो डिफॉल्ट है, दूसरा पॉइंट डिफॉल्ट बन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी और तरह का कंस्ट्रक्टर सेंस हमको नहीं बनाता है, तो हम यहाँ पे इतना ही छोड़ देंगे। देखिए हर हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन मैं दे रहा हूँ। हो सकता है कि जब कोड रिव्यू हो तो बिजनेस रीजन कोई और मुझे बताया कि नहीं, ये जो बिजनेस अजम्पशन तुम बना रहे हो ये गलत है, और बिजनेस अजम्पशन तुम्हें ये बनाना है, ये सही चीज है, तो वहां पे चेंज करना पड़े वो अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट हमारे बिजनेस अजम्पशन जो मैंने समझा है उसके हिसाब से मैं कोई ना कोई रीजन से ही एक एक लाइन का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब रेक्टेंगल वगैरह में आप फिलअप कर सकते हैं। रेक्टेंगल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी साइड्स, 4 साइड। तो देखो यहाँ 4 साइड में डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेम वे जस्ट लाइक ट्रायंगल, मुझे सारे के सारे के गेटर सेटर भी चाहिए और सारे के सारे को यूज करके कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, राइट। तो राइट क्लिक, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, सभी सिलेक्टेड है, जनरेट हो गया। सुपर को अगेन मैं हटा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब जब बेसिक मेथड हमारा डिफाइन हो गया तब थोड़ा उससे आगे बढ़ के सोचें। फॉर एग्जाम्पल अब हम आते हैं लाइन पर। लाइन पे क्या चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ एंड स्लोप, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमने कहा कि भाई हमें एक मेथड चाहिए होगा पब्लिक कैलकुलेट। तो ये कितना आसान है सोचना, वैसी कोई कोई मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब ये लेंथ कैलकुलेट करेगा तो रिटर्न क्या करेगा, किस टाइप का करेगा, टाइप। लाइन की अगर लेंथ कैलकुलेट हो रही है तो किस टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर। सोचो जरा, भले ही कोऑर्डिनेट हमारे इंटीजर्स में हैं, लेकिन जब कंप्यूटेशन करेंगे तो उसमें लेंथ या स्लोप ये तो डेसिमल में आ सकती है ना, फ्लोट में हो गया। मेटा डाटा टाइप फ्लोट आपने कर दिया। अब कोड में कुछ गलती है क्या, एम्प्टी है वो अलग बात है, एम्प्टी कोड से गलती नहीं देता है, कंपाइलेशन नहीं देता है। क्या गलती है, पढ़ लो जा करके। द मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट टाइप ऑफ फ्लोट, क्योंकि आपने फ्लोट लगा रखा है रिटर्न टाइप, तो जब तक ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा कंपाइलर कुछ चैन नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली भले ही पूरा कोड बाद में लिखो, लेकिन यहाँ पे अगर सिंपली आप ऐसा लिख दो रिटर्न
0.0f आपका कंपाइलेशन एरर रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट नाम जानबूझ के दिया है, गेट नहीं दिया है। गेट ना देने का मतलब ये है कि नॉर्मली जब आप गेट देते हैं तो वो एसोसिएट आदमी कर लेता है गेटर से, यानी किसी फील्ड से, कि किसी फील्ड का गेटर है या किसी सेट लेते थे तो किसी फील्ड का सेटर है। या मैं नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि हमें क्लियरली समझ में आया कि ये कैलकुलेशन के लिए है। ठीक है, फील्ड से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से। फील्ड को तो ये भी यूज करेगा, लेकिन किसी एक फील्ड का गेटर या सेटर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली एक और मेथड डिफाइन कर दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कैलकुलेट स्लोप। स्लोप, अब इसमें मैं कमेंट डाल देता हूं टू डू, कैलकुलेट लेंथ यूजिंग वॉट एवर फॉर्मूला यू वांट टू यूज। वो तो आप अपने मैथ से फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। एंड दिस इज असाइनमेंट 1। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज कोड में आज ही शेयर कर दूंगा आपको। कैलकुलेट स्लोप, दिस इज अगेन असाइनमेंट 1। ठीक है, थोड़ा काम तो आपको भी करना चाहिए ना भाई, है ना। ये तो बेईमानी हो जाएगी अगर सब मैं ही करने बैठ जाऊँ तो अब इसका रूल क्या होगा असाइनमेंट का, चाहे मेल पे लूँ या फिर एक क्लासरूम बना दूंगा मैं, जिसमें आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। जो लोग पहले सबमिट करेंगे उनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, जो लोग बाद में सबमिट करेंगे चांसेस है वो कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन मौका उनको भी देंगे, हो सकता है कोई स्लो अभी लर्नर है, अभी उसका उतना अच्छा ग्रस्त नहीं हो पाया है, उसको पढ़ना पड़े लेक्चर कई बार, तो मौका देंगे विथ अ गुड होप कि वो अपने से ही करेगा, या अगर किसी से हेल्प ले रहा है समझने में हेल्प लेगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब कोड लिखो तो अपने से लिखो। अगर कोई कोड आपके सामने भी रख दे ना, लाइन बाय लाइन समझा दे, तो समझने के बाद उसको हटा दो, क्योंकि पर्पज ऑनेस्टली सीखना है, और ऑनेस्टली सीखने के लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा पहले, सबसे पहले तो अपने साथ। अपने को धोखा दोगे तब तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखो, अगर नहीं तुमसे रिजॉल्व हो पा रहा है तो क्लास में लाके डिस्कस करो ना भाई, लैब में डिस्कस करो ना भाई। इनफैक्ट सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रात में काम कर रहे हैं 12 बजे रात में, ठीक है, अक्सर बच्चे जो मैं देखता हूँ वो 2 बजे 3 बजे सोते हैं। अपने स्पेसिफिक सेक्शन के ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें कोड को एज अ टेक्स्ट फाइल आप पोस्ट कर दें, स्क्रीनशॉट जो प्रॉब्लम आ रही है उसके स्क्रीनशॉट लेके कर दें, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दें। जो भी बच्चे इन्वॉल्व होंगे दूसरों की हेल्प करने में, ठीक है, उनको समझ लो एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट मेरी तरफ से मिलेंगे। फाइनल एवोल्यूशन में मैं इन सब चीज़ का ध्यान रखूंगा। ठीक है, सब चीज़ रिकॉर्डेड रहेगी वहाँ पर व्हाट्सएप में। ठीक है, ऐसा हुआ है, मैंने पिछले बच्चे के साथ करा है, बीटेक वगैरह कुछ बच्चे, अच्छा अच्छा, उन्होंने यूज़ भी बड़ा अच्छे से करा था उसको, मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम को जेन्युइनली वो डालते थे और बड़ा अच्छा डिस्कशन होता था। मैं इनकरेज करूंगा आप ही लोग एक दूसरे की हेल्प करो, इतने सारे बच्चों का मैं अकेले तो सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, एक बात प्रॉमिस है कि जहाँ कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा उस जगह मैं इंटरफेयर करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा 100%। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको छोड़ दिया, आपके 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 हाल पे छोड़ दिया, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। बीच में मैं इनपुट भी देता रहूंगा, जब भी फ्री हो मैं देखता भी रहूंगा। ठीक है, और आप लोग जब भी इंटरेक्ट करेंगे वो भी वॉच करता रहूंगा। ठीक है, विद डिसिप्लिन, किसी को कोई डिमीन करने की कोशिश नहीं करेगा। कोई अगर गलत बात भी उसमें कह रहा है तो उसको लॉजिकली काउंटर करेंगे आप, किसी को उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता या इस तरह की बात नहीं करनी है किसी से। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अर्ली सबमिटर्स विल गेट एडवांटेज, दोज हु सबमिट लेट even they will not lose to that extent, they will also get advantage with a hope कि आप ऑनेस्टली अपने से करेंगे उसको। ठीक है, समझने में, कोड को समझने में, डिस्कस करने में फ्री हो। ठीक है, ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर हियर। ठीक है।